हेलोल के नाम से ही पता चल रहा है इसमें एक तो हेलोजन कोई लगा हुआ रहेगा ना। दीज आर द कंपाउंड्स इन व्हिच ओनली वन हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू द अल्काइल चेन। ये अल्काइल चेन है, CnH2n+1 ये क्या है, अल्काइल चेन है। देखो CN की जगह पर हम 1 लेते हैं तो 1, N की जगह पर 1 अगर रखोगे तो CH3 और यहाँ पर X। अगर C2 लोगे तो H हो जाएगा 2 और 2 4 और 1 5 X। ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है, मतलब मीथेन था पहले से, CH4 था पहले से, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा है और हट करके हेलोजन कुछ ऐड हो गया CH3 या फिर आयोडीन कोई आकर के ऐड हो गया। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप जैसे मान लो तुम्हारा OH हो गया, एक अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, CHO हो गया, COOH हो गया, X हो गया। X हम लोग हेलोजन के लिए यूज कर सकते हैं, करते हैं। हाँ, X के अंदर आएगा तुम्हारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारा। तो ये सारा फंक्शनल ग्रुप होता है, जो कि एक मिथाइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, ठीक है ना। इस अल्काइल ग्रुप में आकर के अगर अटैच हो जाता है, इसमें से कोई अटैच होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनो हेलो अल्केन बोलेंगे। चलो, मोनो हेलो अल्केन समझ में आ गया, मतलब कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटेगा और उसमें आकर के एक्स का फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अल्काइल चेन में इसका फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है नेचर ऑफ C और X बॉन्ड। कार्बन और X के बीच का जो बॉन्ड बनता है ना, उसका नेचर किस टाइप का होता है? क्योंकि देखो अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन का फॉर्मेशन, तो ये बहुत कुछ डिपेंड करता है C और X के बीच का जो बॉन्ड है ना उस पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ना तो X जो है ना वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, इसके पास काफी, और ये तुम्हारा इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। दोनों के बीच अगर डिफरेंस अगर देखेंगे ना तो काफी ज्यादा मतलब डिफरेंस आ जाता है। देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हेलोजन एटम एंड कार्बन, है ना। कार्बन के आउटर शेल में जहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, वहीं पर ये जो हेलोजन है उसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो ये थोड़ा सा हल्का पॉजिटिव और ये हल्का निगेटिव। इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है हेलोजन के पास, है ना। कार्बन और जब एक्स हेलोजन क्लोरीन इसके बीच जब बॉन्ड बनेगा ना तो इसके पास इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज्यादा होता है, तो ये हल्का डेल्टा निगेटिव होता है और ये हल्का पॉजिटिव होता है, डेल्टा पॉजिटिव। वो चीज यहाँ पर दिखा रहा है। द कार्बन एटम ऑफ द हेलोजन डेरिवेटिव एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और हेलोजन एटम जो है वो पार्शियल हल्का उसमें क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। Hence the CX bond is polar in nature। तो इस मॉड्यूल होता है एक +Q होता है, एक -Q होता है, और दोनों एक D डिफरेंस से सेपरेट रहता है। तो वही कंडीशन यहाँ पर बन रहा है, इसलिए बोलते हैं कि ये पोलर, ये इसका जो नेचर है ना पोलर है। दिस पोलर नेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव इज रिस्पांसिबल फॉर देयर हाई रिएक्टिविटी, और इसी की वजह से ये क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी होता है पोलर नेचर की वजह से। ये पॉजिटिव वाला को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहेगा, ये निगेटिव वाला एलिमेंट को अपनी तरफ हमेशा अट्रैक्ट करते रहेगा। अब बनाने का सबसे पहले तरीका, कैसे कैसे इसको हम लोग बना सकते हैं, तो मेनली बनाने का ये जो 5 तरीका है यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, जो अल्केन रहेगा उसको हम लोग हेलोजिनेशन मतलब हलाइड्स क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन ये सबसे डायरेक्ट रिएक्शन करवा करके और बनाएंगे। दूसरा है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू अल्कीन, हेलोजन एसिड को हम लोग अल्कीन में ऐड कर देंगे, अल्कीन में डबल बॉन्ड रहता है, वहां पर इसको हेलोजन एसिड में डाल देंगे ना तो ये इस तरह का हैलाइड फॉर्म हो जाएगा। तीसरा है सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH ग्रुप ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे ना तो उसका जो OH ग्रुप है अल्कोहल वाला वो हट करके अलग हो जाएगा, और देखेंगे आगे हम लोग कैसे वो होता है। उसके बाद है बोरोडाइन हैंड्सडिकर मेथड, आगे देखेंगे किस तरह से काम करता है। और लास्ट वाला है हैलाइड एक्सचेंज मेथड, इसमें क्या होता है, पहले से हैलाइड ही होता है, जैसे मान लो कि CH3Cl है, एक्सचेंज में क्या करेंगे ना कि हम लोग इस क्लोरीन को चेंज कर देंगे या फिर आयोडीन से, तो वो कहलाता है हैलाइड एक्सचेंज मेथड। तो ये 5 तुमको याद रखना है प्रिपरेशन वाला में। उसके बाद ऐसे ही 5-6 हम लोग को प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी इसका मिलेगा, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो एक एक करके देख लो कैसे होता है 5 का डिस्क्रिप्शन। पहला है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, हेलोजिनेशन कैसे होता है ये, तो यहाँ पर देखो RH एक को मतलब अल्केन है, जैसे कि CH3 में हम लोग एक तो H जोड़ दिए, CH4 ये RH की जगह है, इसको रिएक्शन करवाया गया X2 के साथ। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक होकर के
और एक तो एक्स के साथ मिल गया HX, बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया CH3 और X। तो इस तरह से एक तो हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट, यहाँ पर या तो हीट या फिर लाइट का रिक्वायरमेंट होता है। एंड फॉलो द रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है ना। द रिएक्शन लुक्स लाइक दिस। इसमें रिमेंबर दैट में क्या लिखा है, आयोडाइनेशन अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आयोडीन से रिएक्शन करवाना है ना तो वहां पर कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, HGO हो गया, HIO3 हो गया, HNO3 हो गया, बिकॉज डायरेक्ट आयोडाइजेशन इज ए रिवर्सिबल। अगर डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर I2 ले लेंगे ना, जैसे यहाँ पर बोला है कि आयोडीन भी ले सकते हो, लेकिन अगर डायरेक्ट बिना मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लेंगे ना तो ये बनेगा, लेकिन बनने के बाद वापस से फिर से वो उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग को पहले मैकेनिज्म समझना है ये वाला कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है क्या है, मतलब ये रिएक्शन किस तरह से होता है। तो इसका रिएक्शन का 3 स्टेप है, और तीनों स्टेप देखो यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले कि फ्री रेडिकल बोलते किसको है, तो फ्री रेडिकल जैसे मान लो कि 2 क्लोरीन एटम है, Cl2 है ना। एक क्लोरीन कैसे जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन और एक क्लोरीन इस तरह से जुड़ा हुआ है, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। बीच से अगर ये टूट जाए किसी तरह से हीट वगैरह देने से, तो एक कुछ इस टाइप से बन जाएगा, दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, दूसरा के साथ तुरंत रिएक्शन कर लेगा। दीज रेडिकल्स आर इन्वॉल्व इन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो रेडिकल है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसका यूज होता है। जो पिछला हम लोग रिएक्शन देखे ना, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही था। When a bond breaks equally, यहाँ पर बॉन्ड इक्वली टूट रहा है, each atom receives one of the 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है ना, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। इस तरह से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। होमोलाइटिक फिशन इज द नेम ऑफ गिवन प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम क्या है, होमोलाइटिक फिशन। एग्जाम में सब आएगा नहीं, ठीक है ना, ये नहीं आएगा होमोलाइटिक फिशन क्या है। ये आ सकता है कि मतलब मैकेनिज्म शो करो, मान लो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल देगा खाओ कैसे होता है, तो इसका तीनों प्रोसेस लिखने के लिए दे सकता है। देयर आर 3 स्टेप, इसका 3 स्टेप है। पहला है चेन इनिशिएशन, ये चेन इनिशिएशन का स्टेप है जहां पर सबसे पहले फ्री रेडिकल बनता है। दूसरा है चेन प्रोपगेशन, उसके बाद ये एक बार जब बन गया ना तो फिर नया नया फ्री रेडिकल बहुत सारा बनना शुरू हो जाता है, वो हम लोग देखेंगे कैसे होता है, वो चेन प्रोपगेशन में होता है। और तीसरा होता है चेन टर्मिनेशन, फाइनली वो रिएक्शन कंप्लीट। टर्मिनेशन के बाद हम लोग का जो प्रोडक्ट होता है ना, द इनिशिएशन फेज डिस्क्राइब द स्टेप दैट इनिशियली क्रिएट ए रेडिकल स्पेसीज। जैसे यहाँ पर Cl2 था, तो यहाँ पर रेडिकल स्पेसीज Cl बन रहा है ना। इन द मोस्ट केसेस दिस इज ए होमोलाइटिक क्लीवेज इवेंट, दोनों एक ही टाइप का होता है ज्यादातर केस में, एंड टेक प्लेस वेरी रियरली ड्यू टू हाई एनर्जी बैरियर इन्वॉल्व। अब ये जो है ना रिएक्शन बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि इसको काफी ज्यादा एनर्जी हीट चाहिए। पिछला वाला जो रिएक्शन था, हाँ हीट अगर मिल रहा है तो फिर हो जाएगा, तो हीट अगर नहीं मिलेगा ना तो नहीं होगा। जैसे पिछला रिएक्शन में लिखा हुआ था ऊपर HV लाइट, तो वो हीट मिल रहा है उसको, इसलिए या तो हीट की आवश्यकता होता है या फिर UV रेडिएशन का जरूरत पड़ता है, या फिर मेटल कंटेनिंग कैटलिस्ट। अगर मेटल कंटेनिंग कैटलिस्ट वहां पर है कैटलिस्ट जिसमें डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट एक रहेगा, वो इस रिएक्शन को करवाएगा, तोड़ेगा इसको। मोलिकुलर क्लोरीन, देखो क्लोरीन का केस एग्जांपल दिया है यहाँ पर, मोलिकुलर क्लोरीन हो गया या फिर ब्रोमीन हो गया, वहां पर इस टाइप का रिएक्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारा और भी मॉलिक्यूल्स है जहां पर ये चीज देखने को मिलता है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन वहां देखने को मिलेगा, पेरोक्साइड्स में देखने को मिलेगा, एंड द हैलोजनेटेड एमाइड, ठीक है। इसके अलावा NBS में भी देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट पेज में इस सबका दिया हुआ है एग्जांपल। देखो यहाँ पर क्लोरीन का दिखाया है, यहाँ पर ROOR, यहाँ पर बीच से ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर NBR, N और BR दो अलग अलग पार्ट में, NBS इसी को बोलते हैं, के पास आ जाता है। अब ये क्या करेगा, ये जा करके दूसरा मोलेक्युल को तोड़ने की कोशिश करेगा, इसी को हम लोग प्रोपगेशन फेज बोलते हैं। प्रोपगेशन फेज में क्या करेगा पहले समझ लो क्या करेगा, उसके बाद पढ़ते हैं इसको। देखो X डॉट ए को मान लो कि पहले से बन गया है ना, बनने के बाद ए इस पर अटैक करेगा, अटैक करके इस
आर 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 सी, ये एक कंपाउंड है, इस पर ये अटैक करके इसको तोड़वा देगा तो यहाँ पर सी, ये वाला जो है ना हाइड्रोजन तो अलग हो गया, हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गया XH, और यहाँ पर एक तो एक फ्री रेडिकल बनकर के तैयार हो गया। इस डबल बॉन्ड पर अटैक करके इन दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दिया, एक के साथ अटैच हो गया और एक को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर भी एक एग्जांपल दिखाया हुआ है, इसको भी समझ लो। पहले क्लोरीन क्लोरीन था, ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब एक फ्री रेडिकल बन गया है। अब एक फ्री रेडिकल क्या किया, यहाँ पर एक फ्री रेडिकल जाकर के अटैक किया CH3H पर अटैक किया, तो यहाँ पर एक तो HCl बन गया और फिर एक CH3 फ्री रेडिकल बनकर के तैयार हो गया। अब CH3 फ्री रेडिकल फिर से जाकर Cl2 पर अटैक करेगा, है ना, तो एक ब्रांच बन गया, क्या बन गया यहाँ पर Cl3CH3 और एक तो Cl फ्री रेडिकल, है ना। अब एक कंटिन्यूअसली होता रहेगा, Cl फिर से अटैक करेगा यहाँ पर, तो बार बार एक तो मतलब चैन बन गया, इसलिए इसको बोलते हैं कि चैन का शुरुआत हो गया, चैन प्रोपेगेशन इसका नाम है। और टर्मिनेशन में फाइनली जाकर के इंड होता है जब CH3 हो गया है, फिर से एक Cl फ्री रेडिकल बना, ये Cl फ्री रेडिकल जाकर के फिर CH3 उसके साथ अटैच हो जाएगा, और अटैच होने के बाद नया से फिर CH3Cl बनाएगा। देखो तो ये बीच वाला स्टेप था प्रोपेगेशन वाला। द प्रोपेगेशन फेज डिस्क्राइब द चेन पार्ट, मतलब यहाँ से चैन एक तो बनना शुरू हो जाता है ऑफ द चैन रिएक्शन। वंस रिएक्टिव फ्री रेडिकल इज जनरेटेड, एक बार जब फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा, इट कैन रिएक्ट विथ अस्टेबल मोलिक्यूल, ये अस्टेबल मोलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे मान लो कि एक बार हम लोग का Cl डॉट यहाँ पर बनकर के रेडी हो गया, Cl फ्री रेडिकल, तो एक किस पर अटैक करेगा, HCH3 पर अटैक करेगा ना, अटैक करके क्या बना लेगा, HCl और प्लस CH3 फ्री रेडिकल ना। दिस न्यू फ्री रेडिकल, मतलब कि ये जो नया फ्री रेडिकल बनकर के तैयार हुआ, गो ऑन द जनरेट येट मोर फ्री रेडिकल्स, ये अब जाकर के और भी नया नया फ्री रेडिकल्स बनाएगा। ये क्या करेगा, CH3 जो है, CH3 फ्री रेडिकल जो है वो जाकर के अटैक करेगा नया क्लोरीन पर, Cl2 पर, ठीक है, नया क्लोरीन पर अटैक करके और इसको फिर से ब्रेक कर देगा, तो फिर से बन जाएगा CH3Cl और प्लस Cl फ्री रेडिकल, है ना। और ये Cl फ्री रेडिकल फिर जाकर के एक नया इसको नया वाला जो मोलिक्यूल है उसको तोड़ेगा, मतलब एक कंटिन्यू होता रहेगा बीच वाला फेज में, इसी को चेन रिएक्शन बोल रहे हैं। प्रोपगेशन स्टेप ऑफन इन्वॉल्व हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्शन और एडिशन, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन या तो हटता है या फिर ऐड होता है ना। देखो तो हाइड्रोजन हटता हुआ ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हट रहा है इसमें से, और यहाँ पर क्लोरीन में जाकर के ऐड हो रहा है। तो हाइड्रोजन का हटना या फिर जुड़ना, ये इस प्रोसेस में, इस स्टेप में चलते रहता है। उसके बाद फाइनली आता है टर्मिनेशन का, जिसमें दो फ्री रेडिकल ज्वाइन करके और एक तो मोलिक्यूल बनाते हैं। टर्मिनेशन occurs when the two free radicals species react with each other to form a stable non-radical adduct। यहाँ पर stable एक तो कंपाउंड बनकर के रेडी हो रहा है। It is also very rare due to the low concentration of radical species and a small likelihood of the two radical। अब ये बोलता है कि ये प्रोसेस जो है ना बहुत कम देखने को मिलता है। कम होने का रीजन या तो लो कंसेंट्रेशन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ये जैसे एक दूसरे के साथ ये जब अटैक कर रहे हैं ना, कोलाइड कर रहे हैं ना, तो सही डायरेक्शन में अगर कोलाइड नहीं करेंगे तो वहां पर भी जल्दी ये टर्मिनेशन वाला स्टेप कंप्लीट नहीं होगा। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, तो उसमें पहला वाला पॉइंट हम लोग क्या देखे थे, पहला वाला पॉइंट में हम लोग हेलोजिनेशन पढ़ रहे थे। हेलोजिनेशन में सबसे पहले पढ़ रहे कि ये जो हेलोजिनेशन वाला रिएक्शन होता है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मेथड से होता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में 3 स्टेप आता है और तीनों स्टेप हम लोग देख लिए। उसके बाद नोट करके नीचे में लिखा हुआ था पॉइंट फर्स्ट, ये पॉइंट सेकंड है। पॉइंट फर्स्ट में ये लिखा हुआ था कि जब आयोडीन के साथ नॉर्मल रिएक्शन तो चलो हो जाएगा, लेकिन जब आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, तो उस केस में कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता है। अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लेंगे तो फिर रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा। अब उसी का दूसरा पॉइंट आगे लिखता है कि रिएक्शन ऑफ F2 विथ अल्केन इज एक्सप्लोसिव। आयोडीन वाला में बोला कि बहुत मुश्किल से होता है, ठीक है ना, उसमें हम लोग को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता है। फ्लोरीन वाला में बोल रहा है कि ये रिएक्शन होगा पर काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव ये होता है, ठीक है, मतलब दोनों में एक्सेप्शन आ रहा है, आयोडीन वाला केस में, एक फ्लोरीन वाला केस में। क्लोरीन ब्रोमीन का कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लोसिव। देयरफॉर फ्लोराइड आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड। तो अगर फ्लोराइड बनाना होगा ना तो हम लोग क्या करेंगे,
हेलोजन एक्सचेंज मेथड यूज करेंगे, जहां पर ब्रोमीन या फिर क्लोरीन को रिप्लेस करके या तो आयोडीन या फिर हम लोग क्लोरीन ऐड कर देंगे वहां पर। बोल रहा है कि इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड ट्रेस ऑफ पेरोक्साइड एलाइलिक ब्रोमिनेशन टेक प्लेस, मतलब एलाइलिक ब्रोमिनेशन अगर इसमें ब्रोमीन ऐड करना हुआ ना, तो ये हम लोग किसके प्रेजेंस में कर सकते हैं, लाइट करवाना होगा, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाना होगा, तो लाइट के प्रेजेंस में और एनबीएस के प्रेजेंस में ये हम लोग करवा सकते हैं। इसका पहला जो टॉपिक था ना वो खत्म हो गया। ये तुम्हारा एनबीएस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। बी वाला आज करें कल करें, रहने दो आज। फॉर्मेशन का 5 मिनट था जिसमें